यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 13 है। इसके पहले भी मैंने 12 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखें। और इसके पहले पार्ट में मैंने एक्सट्रैक्शन को बताया है कि किस प्रकार से ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यह टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि यदि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वह 100% प्योर नहीं होता है, इसीलिए उसके बाद उसका रिफाइनिंग किया जाता है, प्योरीफिकेशन किया जाता है। मतलब कि मेटल को 100% प्योर किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो जो हम लोग मेटल हम लोगों को प्राप्त होता है रिडक्शन प्रोसेस के बाद, या अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कि जो मेटल प्राप्त होता है वह प्योर नहीं होता है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनमें भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिनको रिमूव किया जाना बहुत ही आवश्यक है प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है प्यूरिफाई करने के लिए वह है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी पढ़ सकते हैं। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। In this process, the impure metal is made the anode and the strip of the pure metal is made the cathode. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है। इनमें इम्प्योरिटीज़ जो रहते हैं उनको रिफाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। और इसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेने पड़ेंगे, कैथोड, एनोड, और यह व्यवस्था लगाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक कॉपर का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, ताकि आपको पता चले कि यह इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है फिगर 3.2 में किस प्रकार से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टैंक लगाया हुआ है, साथ में कैथोड लगाया हुआ है, एनोड लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी लगाया हुआ है, की लगाया हुआ है, और इस प्रकार से इसमें कुछ सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर का हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये सारा प्रक्रिया होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है इसमें हम लोग केमिकल प्रक्रिया कर रहे हैं, और इस केमिकल प्रक्रिया को करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। चलिए इसके प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। इसके पहले हम लोगों को चैप्टर 1 में चलना होगा। चैप्टर 1 में हम लोगों ने 2 वर्ड्स पढ़े थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आप उसे याद करें, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे कि मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया। तो कॉपर से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर 2+ आयन। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि यह कॉपर 2+ आयन है और इसमें से यदि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आके लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, और यह प्रक्रिया क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये पहले आप समझ लें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यह ऑक्सीडेशन होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रक्रिया होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रक्रिया में 2
इलेक्ट्रोड लिया जाता है, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। तो एनोड जो लिया जाता है वह होता है इम्प्योर कॉपर। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्लैब होता है इम्प्योर कॉपर का, जिसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं। और कैथोड के रूप में एक स्ट्रिप लिया जाता है, पतला सा एक प्योर कॉपर का स्ट्रिप लिया जाता है। हम लोग कॉपर का ही पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कॉपर का ही बता रहा हूँ। तो कॉपर का एक बड़ा स्लैब लेंगे एनोड के रूप में, और जो कि इम्प्योर होगा, और प्योर कॉपर को लेंगे एक कैथोड के रूप में। तो यहाँ से आपका सबसे पहला प्रश्न कि एनोड के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो इम्प्योर मेटल को यूज किया जाता है, और कैथोड के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो प्योर मेटल को यूज किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साल्ट को डाला गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिडिफाई करके। तो यहाँ पर कॉपर को प्योर करने इसलिए यहाँ कॉपर सॉल्यूशन डाला गया, कॉपर सल्फेट का। यदि कोई और आप मेटल लेंगे तो उसका साल्ट यहाँ पर लेंगे, जैसे कि ZnSO4 ले सकते हैं या फिर अदर साल्ट यहाँ पर लेंगे। ये बातें आप समझ गए। अब चलिए हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो दो बातें आप याद रखिए, ये जो एनोड है और ये कैथोड है, यहाँ पर कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं ये मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो ये जो कैथोड है वहाँ पे होता है रिडक्शन, और ये जो एनोड है वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ये अब आप बताएं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। और रिडक्शन का मैंने क्या मतलब बताया, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इसका मतलब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो ये बात आप समझ गए। यदि नहीं समझे तो थोड़ा सा फिर से आप इसको एक बार समझ लें पीछे जाके। तो अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे आखिर इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनता है। तो चलिए हम लोग एकदम शुरुआत से अब प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर कॉपर है, देख सकते हैं आप, कॉपर में मेटल बना देता हूँ, यहाँ भी कॉपर ही है, ठीक है। तो होता क्या है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रवाहित होगा, मतलब यहाँ स्विच ऑन करेंगे, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वह कॉपर आयन में टूट जाएगा और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। ये पहला चीज़। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, वह कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद आप देखें कि ये जो है सो इम्प्योर कॉपर है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये देखिए, मैं बस एक ही एटम को दिखाता हूँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर 2+ आयन बनेगा, और यह भी इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कॉपर आयन बनेगा और यहाँ यह इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्री करेगा। तो बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कौन सा प्रक्रिया हुआ, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यदि यह ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। इसका मतलब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और मूव करते हुए यहाँ पर आएगा। और ये जो कॉपर आयन है अब सॉल्यूशन में, ये कॉपर आयन कैथोड की तरफ आएगा, और ये कॉपर आयन, ये जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, उसको क्या करेगा, गेन करेगा, और बन जाएगा कॉपर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, कॉपर आयन है वह यदि इलेक्ट्रॉन को लेता है और कॉपर एटम बनाता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर बनेगा, और ये कॉपर फिर यहाँ पर जमना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे देखें कि ये वाला स्लैब क्या होते जाएगा, मोटा होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का जमाव होता है। और यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। और ये स्लैब धीरे धीरे क्या होते जाता है, पतला होते जाता है, क्योंकि इसके
कॉपर के जो एटम है वो इस साइड आते जाते हैं और ये जो गंदगी है वह नीचे की ओर बैठ जाती है, जिसे हम लोग एनोड मड भी कहते हैं। क्योंकि ये एनोड के नीचे जमता है इसलिए हम लोग इसे एनोड मड कहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको समझना है, जैसे कि एनोड किसे कहते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड किसे कहते हैं जहाँ रिडक्शन होता है, एनोड के रूप में किसे यूज करते हैं तो इम्प्योर मेटल को यूज करते हैं, कैथोड के रूप में किसे यूज करते हैं प्योर मेटल को यूज करते हैं, सॉल्यूशन कैसे लेते हैं तो जिसका हम लोग को प्योरीफिकेशन करना रहता है उसी का साल्ट लेते हैं। एनोड मड कहाँ जमा होता है तो एनोड के नीचे। एनोड मड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के नीचे जमा होता है। एनोड मड क्या होता है, गंदगी होता है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आपको जाननी होगी। कॉपर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जमा हो जाएगा। कैसे जमा होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ आपके बुक में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। याद है आपको कि इम्प्योर मेटल को क्या बनाया गया था, एनोड। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और ये जो थिन स्ट्रिप था उसको हम लोगों ने क्या बनाया था, कैथोड। बताइए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोगों ने मेटल का साल्ट लिया था। जिस मेटल का हम लोग को प्योरीफिकेशन करना था उसी मेटल का साल्ट लिया था। द एपरेटस इज सेटअप एज सोन इन, मैंने बता दिया। ऑन पासिंग द करेंट, यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और आपको अब सारी बातें आती हैं। चलिए तो मैं आपसे अब दो प्रश्न पूछता हूँ। यहाँ आप देख के बताइए, यह सोडियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो यह प्रोसेस क्या होगा, बताइए। हाँ, यह प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो बताइए रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो आप अब ये समझ सकेंगे आसानी से। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो लूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कौन सा प्रक्रिया हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो ये मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। चलिए तो हम लोग इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। द मेटल्स हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको अलग प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। उनको सिर्फ कार्बन से हीट करने से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ETC। क्योंकि आप देख सकते हैं कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम। सोडियम के ऑक्साइड को, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को, कैल्शियम के ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको आता है एग्जाम में कि आखिर हम लोग कार्बन का यूज़ करके क्यों नहीं ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम से उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। यही है आंसर टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स। तो यहाँ से आप एक प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसके बाद एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये जो मेटल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड हो गया Na2O, तो ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया। तीन को ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब लगाव है, प्रेम है, बजाय कि कार्बन से। तो यदि इनको कार्बन से यदि प्रेम नहीं है तो ये कार्बन से तो कभी जुड़ेंगे नहीं। तो ये इतना एफिनिटी है इनको ऑक्सीजन से कि ये ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं चाहते, और यदि ये ऑक्सीजन को छोड़ेंगे नहीं तब तक इन मेटल को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन।
इसी कारण से हम लोग कार्बन के द्वारा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कहें कि जो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनसे मेटल को अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का प्रयोग करेंगे। तो ये मैं टॉपिक आपको बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मॉल्टेन क्लोराइड्स। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको आएगा कि किस प्रकार से जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड से उनको अलग किया जाता है। तो आंसर है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है वह आगे थोड़ा बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मॉल्टेन क्लोराइड। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड को उनसे कैसे अलग किया जाता है, तो वे ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मॉल्टेन क्लोराइड। उनके मॉल्टेन क्लोराइड से उनको अलग किया जाता है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड नहीं बोल के क्या बोला गया है, मेटल क्लोराइड। ये आप बात ध्यान दें, ऑक्साइड यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, अभी ये बता रहा है मेटल क्लोराइड से इनको अलग किया जाता है। मेटल ऑक्साइड से कंफ्यूज ना हो। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। मेटल कहाँ डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे। देखिए आप यहाँ बताया भी गया है कि मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। तो अब आप बताइए, यदि मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर कौन सा प्रक्रिया हो रहा था, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो मेटल है वह रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, और रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, मेटल बना रहा है। The metals are deposited at cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode। और क्लोरीन कहाँ लिबरेट हो रहा है, एनोड पर। तो आप देख सकते हैं यह है एनोड। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो हो रहा प्राप्त हो रहा है वह कहाँ हो रहा है, एनोड पर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।